अपनी स्क्रीन पर इन तस्वीरों को देखिए। ये दुनिया के सबसे बड़े एलएनजी प्लांट पर हुए हमले की तस्वीर है। यानी ये जंग अब पूरी तरह से एनर्जी वॉर में बदल गई है। तुम हमारी एनर्जी को नष्ट करो, ले हम तुम्हारी एनर्जी को नष्ट करेंगे। आपने वो फिल्मी डायलॉग सुना होगा कि सातों को साथ मारूंगा, एक साथ मारूंगा। लेकिन ईरान ने एक नया इतिहास बना दिया है। एक ही रात में उसने 9 देशों पर हमले किए। खबरों के अनुसार कतर पर 14 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला ईरान ने किया। संयुक्त अरब अमीरात पर 13 बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए, 27 ड्रोन भी दाग दिए। सऊदी अरब के आसमानों में भी ईरान की मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया गया। कुवैत में भी कई अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला हुआ। बहरीन में भी अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हमले किए गए। ओमान में ड्रोन से हमला, जॉर्डन को निशाना बनाया और इराक के बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर ड्रोन से अटैक किया। ईरान के क्लस्टर बमों की जो वीडियो सामने आ रही है वो बेहद ही डरावनी है। मगर इस बीच सबसे बड़े और पूरी दुनिया को संकट में डालने वाला जो हमला है वो है कतर के रास अफान गैस फैसिलिटीज पर हुआ हमला। यहां से पूरी दुनिया का बहुत बड़ा लिक्विड नेचुरल गैस सप्लाई होता है। इससे कतर तो बुरी तरह से प्रभावित हुआ ही है, साथ ही साथ पूरी दुनिया के एनर्जी बाजार को इसने हिला दिया है। गैस की कीमतें पहले से आसमान छू रही थी, अब और ऊपर जाएंगी। ये जंग पूरी तरह से एनर्जी वार में तब्दील होती जा रही है और ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस का संकट गहराता जा रहा है। आप देखिए कि पहले से ही भारत जैसे देशों में ऊर्जा संकट किस लेवल पर पहुंच गया है। इस बीच दुनिया के सन की नेताओं ने मानवता को और गहरे संकट में डाल दिया है। आपको बता दें कि इससे पहले अमेरिका और इजराइल ने ईरान के एनर्जी फैसिलिटीज पर हमला किया, विशेषकर साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमला किया गया। अब ट्रंप का कहना है कि अमेरिका को इजराइल के इस हमले के बारे में जानकारी ही नहीं थी। इजराइल ने गुस्से में आकर यह कदम उठा लिया। अमेरिका को तो पता ही नहीं था कि ईरान के इस एनर्जी प्लांट पर इजराइल हमला करने वाला है, यानी ये प्लान का हिस्सा नहीं था। अब ट्रंप ने यह भी कह दिया है कि इजराइल आगे से ईरान के साउथ पार्स पर हमला नहीं करेगा। साथ ही साथ ट्रंप ने ईरान को धमकी भी दे दिया है कि अगर ईरान ने कतर के एनर्जी फैसिलिटीज पर हमला किया तो अमेरिका और बड़ा हमला ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर कर देगा और उसे पूरी तरह से तबाह कर देगा। ऐसा हमला करेगा जिसके बारे में ईरान सोच भी नहीं सकता। यानी आसान भाषा में कहें तो ईरान के ऊर्जा संयंत्र पर हमला हुआ। माना जा रहा था कि अमेरिका इजराइल ने मिलकर किया है, लेकिन ट्रंप का कहना है कि अमेरिका को इसके बारे में पता ही नहीं था। इसके बाद बदला लेने के लिए ईरान ने कतर के ऊर्जा संयंत्र पर हमला कर दिया। अब ट्रंप का कहना है कि इसके बाद हमला मत करना, नहीं तो हम और बड़ा हमला करेंगे, क्योंकि ईरान पर जो हमला हुआ उसके बारे में हमको पता नहीं था। ट्रंप एक तरफ सफाई भी दे रहे हैं, दूसरी तरफ धमकी भी दे रहे हैं। इसी बीच सऊदी के अरामको की एक रिफाइनरी पर भी हवाई हमले की खबर सामने आई। ईरान ने कतर पर जो हमला किया है वो सच में बहुत बड़ा है। इसे लेकर चर्चा ये है कि 12 मुस्लिम देश नाराज हुए हैं। सऊदी अरब ने बोला है कि ईरान सब्र का इम्तिहान न ले, हमारे पास भी जवाब देने की ताकत है। सऊदी का कहना है कि ईरान रिहायशी इलाकों पर हमला कर रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। कतर की सरकारी तेल कंपनी कतर एनर्जी ने बताया कि उसके जो मुख्य एलएनजी सेंटर है उनमें से एक पर ईरानी मिसाइलों से बड़े स्तर पर हमला किया गया, भयंकर नुकसान पहुंचा है। यह खबर सामने आते ही यूनाइटेड अरब अमीरात ने कुछ मिसाइलों को रोकने के बाद अपने यहां गैस फैसिलिटीज को पूरी तरह से बंद कर दिया। यूएई और कतर को अपने ऑयल फैसिलिटीज को बंद करने यानी खाली करने की चेतावनी दिया था, क्योंकि इजराइल की तरफ से ईरान के ऊर्जा संयंत्र पर हमला किया गया था। तो ईरान ने कह दिया कि भाई आप लोग भी अपना बंद करिए, नहीं तो हम हमला करेंगे। और अब यह हमला हो चुका है। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी एलएनजी निर्यातक कंपनी कतर एनर्जी ने बताया कि इस हमले के कारण बड़े लेवल पर आग लगी। हालांकि किसी को मारे जाने की खबर नहीं है। तो कुल मिलाकर ईरान से जो एनर्जी की कथित लूट करने का षड्यंत्र अमेरिका ने रचा था, अब वही एनर्जी इस लड़ाई में धुआं धुआं हो रही और ये युद्ध एनर्जी वॉर में बदलता जा रहा है। समस्या की बात यह है कि ये आग जो देख रहे हैं आप, ये सिर्फ कतर के ऑयल इंडस्ट्री में नहीं लगी है, बल्कि भारत जैसे देशों की आर्थिक स्थिति के लिए भी बहुत भयंकर खतरे की आग है। अब देखना यह है कि दुनिया का दादा अमेरिका इस आग को बुझाने का प्रयास कब करता है और प्रयासों में सफल कब हो पाता है। हालांकि वो पहले से ही भागने के मूड में दिख रहा है, परंतु मौका नहीं मिल रहा है। इसी बीच अमेरिका में इस्तीफों का दौर भी शुरू हो गया है। यानी वहां भी विवाद बढ़ता जा रहा है कि अमेरिका ये युद्ध लड़ क्यों रहा है। और कतर के पूर्व पीएम ने अपना नाटो बनाने का फार्मूला निकाला है। अमेरिका में किसने दिया इस्तीफा और पूर्व पीएम की प्लानिंग क्या है, इस पर बात करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आप जानते हैं कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर चलते नहीं, तभी खुलकर आपके मुद्दों पर बात हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इसके QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। उधर ईरान अमेरिका इजराइल जंग के बीच कतर के पूर्व प्रधानमंत्री ने एक नया राग छेड़ दिया है। इसे संगीत की भाषा में ख्याल राग भी कहा जा सकता है। खाड़ी देश चाहें तो ये जंग की ठुमरी भी हो सकती है।
जो किसी भी अमेरिकी या फिर अन्य बाहरी हमले के वक्त गुनगुनाई जा सकती है। इससे दुश्मन भाग ही जाएंगे इसकी गारंटी तो नहीं है, लेकिन हाँ, आने से पहले सोचेंगे जरूर, वो भी एक बार नहीं कई बार। लेकिन सवाल ये है कि ऐसी ठुमरी पहले रची तो जाए। अभी एक दिन पहले ही हमने आपसे कहा था कि अमेरिका ईरान की जो जंग चल रही है, इसके बीच खाड़ी देशों में बहुत कुछ बदलेगा। दोस्त दुश्मन बन सकते हैं और दुश्मन दोस्त भी बन सकते हैं। खाड़ी के एक प्रमुख नेता और कतर के पूर्व प्रधानमंत्री हमद बिन जासिम बिन जबर अल थानी ने एक ऐसा ही विचार पेश किया है जो खाड़ी के देशों को एकजुट करके सुरक्षित करने का प्रयास लग रहा है। थानी के मुताबिक, यानी पूर्व पीएम के मुताबिक, इस्लामिक नेटो बन सकता है। बनने लायक हो तो बनना भी चाहिए, कौन रोका है। बीबीसी के अनुसार उन्होंने जीसीसी यानी गल्फ कोऑपरेटिव काउंसिल से एक व्यापक और एकजुटता के साथ ऐसा संगठन बनाने का प्रस्ताव किया है जो नेटो के ही तर्ज पर काम करे। अब आप सोचेंगे कि नेटो के ही तर्ज पर क्यों, ब्रिक्स के जैसा क्यों नहीं? तो जान लीजिए, आपको पता हो चाहे ना हो, लेकिन नेटो का एक सबसे तगड़ा वाला नियम यह है कि यदि इस संगठन के किसी भी एक देश के ऊपर किसी अन्य ने हमला किया, तब उस स्थिति में यह हमला सभी देशों के ऊपर माना जाता है और सब एक साथ होकर लड़ते हैं। वैसे ही जैसे गांव में किसी घर में बहुत लोग रहते हैं, आपस में रोज खींचतान होती है, सिर्फ फटोल होती है, मगर जैसे ही किसी दूसरे के घर से कोई बवाल हो जाए, यानी बाहरी से झगड़ा हो जाए या कहाँ सुनी हो जाती है, तब ये सब मिलकर इकट्ठे लाठी डंडा लेके हमला कर देते हैं, एकजुट हो जाते हैं। हो सकता है कतर के पूर्व प्रधानमंत्री को यह लग रहा हो कि बिना गोल गोलैती के अब काम नहीं चल पाएगा। इतना दिन अमेरिका के साथ रह के देख लिया तो उसका हाल वैसे ही है जैसे कोई दूर का रिश्तेदार। अरे भाई, दूर का रिश्तेदार आते आते आएगा ना, पहले अपनी व्यवस्था देखेगा करेगा, जबकि पटीदार तुरंते सामने आ जाता है, साथ आ जाता है। एक तो अगल बगल ही रहेगा, और दूसरी बात यह है कि अगर आप किसी के यहाँ नहीं जाएंगे तो आपके यहाँ कौन आएगा। जंग में अमेरिका ने खाड़ी देशों को उनके हाल पर छोड़ दिया है। अमेरिका पहले अपने सैनिकों और अपने लोगों की चिंता कर रहा है, इसलिए भी उनको लग रहा है कि जिस तरह से अमेरिकी हथियार की गारंटी पक्की वाली नहीं है, वैसे ही अब खाड़ी सहयोग परिषद यानी जीसीसी को भी अमेरिका को पक्की वाली गारंटी नहीं देनी चाहिए। मतलब मौके की नजाकत के मुताबिक नखरा भी दिखाना होगा। आखिर इतने दिन से अमेरिकी हथियार को ये देश लिए जा रहे हैं और ईरान खिलौने सरीखे ड्रोन से उनके ठिकानों को ही नहीं बल्कि अमेरिकी ठिकानों को भी ठोक दे रहा है। हमद बिन जासिम का मानना है, यानी पूर्व पीएम का मानना है कि जंग किसी न किसी दिन खत्म होनी ही है, पर इससे आज ही सबक लेने की जरूरत है। खासकर सऊदी अरब को, उसको इन चीजों में आगे बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका तय करनी चाहिए, क्योंकि वो खाड़ी देशों में सबसे बड़ा देश भी है। हमद बिन जासिम तो इतने ज्यादा उत्साहित दिख रहे हैं कि जंग के रुकने का इंतजार भी नहीं करना चाहते। उनका कहना है कि इस जंग के बीच ही तैयारी शुरू कर देनी चाहिए ताकि जनता को तकलीफ से बचाया जा सके। इसके लिए सबको अपने अपने मतभेद भुलाकर आगे आना होगा। एक शेर है ना कि सब कुछ भुला के होश में आए तो क्या हुआ। एकदम इस वक्त गल्फ कोऑपरेटिव काउंसिल पर मुफीद बैठता है। बताइए मियां हमद बिन जासिम साहब, किसने आपको नेटो बनाने से रोका है? बनाइए। आप लोगों का खुदा ईगो इतना बड़ा है कि कौन किधर लगता है और किधर का हो जाए पता नहीं चलता। खुद आज तो आप लोग ईरान का उदाहरण दे रहे हैं, पर याद तो होगा ही, शिया और सुन्नी के सवालात खड़ा करके कौन उसमें उलझता है उलझाता है। जिस समय ईरान पर प्रतिबंध लगा था तब कुछ खाड़ी देश अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहे थे। उन्हें लगता था कि देखते हैं ईरान का मिसाइल प्रोग्राम अब कैसे आगे बढ़ता है। ईरान चुपचाप अपना प्रोग्राम चलाता रहा और आज नतीजा सबके सामने है। एक तरफ उसके मिसाइल और ड्रोन अमेरिकी इजराइल सुरक्षा सिस्टम को तहस नहस कर रही हैं, वहीं जीसीसी के घर में घुस के मार भी रही हैं। वहीं अमेरिकी हथियार और सुरक्षा सिस्टम के दम पर अपने को हमेशा सेफ महसूस करने वाले खाड़ी देश एसी में भी पसीना छोड़ रहे हैं। उनको इस बात का भी बहुत मलाल हो रहा है कि पाबंदियों के बावजूद ईरान ने अपना मिसाइल कार्यक्रम खाली चलाया ही नहीं बल्कि दौड़ाया है और उसी से खाड़ी देशों को निशाना भी बनाया है। लग रहा है पूर्व पीएम को अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात याद आ रही है, जो कहा करते थे कि दोस्त बदले जा सकते हैं, पड़ोसी नहीं। तभी तो जासिम साहब कह रहे हैं कि ईरान से बातचीत भी खाड़ी देशों को करना होगा और अपनी सुरक्षा का इंतजाम भी खुद करना होगा, यानी अमेरिका के भरोसे बचेंगे नहीं। ये ख्याल पहली बार इन खाड़ी देशों को नहीं आया है। इससे पहले भी इस्लामिक देशों के भीतर इस तरह के संगठन की मांग होती रही। एक बार 2017 में इस्लामी देशों की एक मीटिंग में एक सैन्य सहयोग संगठन बना था जिसमें 34 इस्लामी देश शामिल थे। इसका गठन आतंकवाद और चरमपंथ पर रोक लगाने के लिए हुआ था, जिसकी कमान संभाली थी पूर्व पाकिस्तानी राहिल शरीफ ने। अब आप खुद ही समझ गए होंगे कि इस संगठन का क्या होना था। जो आप सोच रहे हैं एकदम वैसा ही हुआ। मतलब 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली वाली बात हो गई। पाकिस्तान
अफगानिस्तान को जैसे ही इसकी कमान मिली, ईरान ने इस पर सवाल उठा दिया। अब आप ही सोचिए, जिस संगठन का चीफ पाकिस्तान का हो, उससे उम्मीद की जा सकती है कि वो आतंकवाद को रोक पाएगा। अफगानिस्तान, ईरान पहले से ही देश पर सवाल उठाते रहे और आज भी उनको इस देश पर भरोसा नहीं है। और इतना ही नहीं, और भी तमाम कारण हैं जो मुस्लिम देशों का नेटो बनने के बीच रोड़ा है। एक तो खाड़ी देशों के भीतर उनकी अपनी ही आपसी ऐतिहासिक लड़ाई है। यमन को लेकर सऊदी अरब और यूएई के बीच एकमत कभी नहीं रहा। कतर और अमीरात के बीच का तनाव भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। यमन, जिसे लेकर सऊदी मौजूदा सरकार को समर्थन देता है, जबकि यूएई अलगाववादियों को समर्थन देता रहा है। इसी को लेकर इन देशों में तनाव रहता है। एक तरह से यहाँ अपरोक्ष शासन करने की ख्वाहिश भी दिखती रही है। ऐसी ही एक और कोशिश 2024 में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने की। उन्होंने भी इसी तरह के विचार व्यक्त किए थे। इन दोनों लोगों का प्लान इजराइल के खिलाफ ही एकजुट होने का है, क्योंकि इनका मानना है कि इजराइल के खिलाफ इकट्ठा होकर ही कुछ करने लायक किया जा सकता है, नहीं तो अलग अलग जब इजराइल चाहता है, जिसको चाहता है जैसे मार देता है। एक तरह से देखा जाए तो ये सच भी है कि सभी खाड़ी देश मिलकर भी इजराइल को हराने की स्थिति में नहीं है। हाँ, थोड़ी बहुत उम्मीद ईरान और तुर्की के मिल जाने से हो सकती है, क्योंकि इनके पास खुद की अपनी तकनीकी और सहालियत है जो कि इजरायली तकनीकी के सामने टिक सकती हैं। फिलहाल अमेरिका और इजराइल के गोल्डन और आयरन डोम दोनों ही ईरान ने भेज दिए हैं। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल में ऐसे सुरक्षा सिस्टम की कमी हो गई है। ये सारी बात जिस समय हो रही है, उसी समय अमेरिका ने ईरान पर नए हमले के लिए 5000 एक्स्ट्रा अमेरिकी सैनिकों को भेजने की बात कही है। चर्चा ये भी चल रही है कि होर्मुज का रास्ता खुलवाने के लिए अमेरिका जमीन पर सैनिक उतार सकता है और उसकी बातचीत खाड़ी के तमाम देशों से हो रही है। और चर्चा ये भी है कि अमेरिका ने खाड़ी देशों से कहा है कि आप सैनिक मुहैया कराएंगे और इजराइल इंटेलिजेंस। बीबीसी के मुताबिक एक युद्धपोत भी ईरान आना है। अब इन बातों में सच्चाई इसलिए भी नजर आ रही है क्योंकि ट्रंप ने हाल ही में कहा कि जंग अभी तो खत्म नहीं होगी, लेकिन इसके जल्द खत्म होने के आसार हैं। आज तक इस बारे में लिखता है कि ट्रंप कह रहे हैं कि इस हफ्ते जंग खत्म नहीं होने जा रही है। साथ ही ये भी कह रहे हैं कि ईरान ने जिस तरह पलटवार किया है उसकी उम्मीद नहीं थी। ट्रंप अपनी खुफिया चूक को भी कबूल रहे हैं। उनका कहना था कि इंटेलिजेंस अफसरों को ऐसे हमले की उम्मीद नहीं थी। ये तो उन्होंने सोचा भी नहीं था कि खाड़ी देशों तक ईरान घुस जाएगा। पेंटागन ने इसी बीच बताया है कि उनके 13 सैनिक जहां 16 मार्च तक शहीद हुए, वहीं 200 के करीब घायल भी हुए, जिसमें से 180 काम पर वापस आ चुके हैं, यानी हल्के फुल्के घायल थे। खुफिया जानकारी के फेल होने की जानकारी आ रही थी। एक और खबर पिछले मंगलवार की रात में आई। ट्रंप के खास आदमी जो कभी अमेरिकी सेना में ही रहे थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इनका नाम है जो केंट। केंट काउंटर टेररिज्म सेंटर के निदेशक थे। जब इन्होंने अपना इस्तीफा दिया तब ट्रंप से केंट ने उनका रुख ईरान पर बदलने को भी कहा था, यानी केंट इस जंग के खिलाफ थे। जो केंट ने कहा कि ईरान अमेरिका के लिए कोई खतरा नहीं था। यहाँ पर हम आपको याद दिला दें कि हमने पहले ही आपको बताया था कि इजराइल वेस्ट बैंक पर अमेरिका के द्वारा कराए जाने वाले पुनर्निर्माण को होने देना नहीं चाहता, क्योंकि ऐसा होने पर वहां पे अमेरिकी निवेश और स्थायित्व आ सकता है। अब जब अमेरिकी निवेशक वहां पैसा लगाएंगे तो वहां रुकेंगे, रहेंगे। जब रहेंगे तो शांति भी रखनी होगी, लेकिन वहां शांति कायम करना इजराइल के लिए किसी तनाव की स्थिति में कोई कार्रवाई करने में बाधा बनेगी। ऐसे में केंट का भी कहना है कि अमेरिका के भीतर इजराइल लॉबी के चलते ट्रंप की सरकार ने ईरान पर हमला बोला है। उनके इस्तीफे पर ट्रंप ने कह दिया कि केंट को वो ज्यादा नहीं जानते, यानी केंट उनकी नज़रों में बहुत कमज़ोर आदमी थे, हल्के फुल्के आदमी थे। उनका इस्तीफा देना अच्छा है। जो केंट जिस संस्था में काम करते थे वहां दुनिया भर में चल रहे आतंकी आंदोलनों और उनके खतरों पर अध्ययन किया जाता है। इतना ही नहीं, जो केंट खुद तो अमेरिकी सेना में थे, CIA में भी नौकरी की। वहीं उनकी पत्नी शैनन केंट अमेरिकी नेवी में काम कर चुकी हैं। सीरिया में उनकी मौत एक सुसाइड बॉम्बर के चलते हो गई थी। अब सवाल उठता है कि आखिर अमेरिका के भीतर जंग रोकने की बात करने वालों को ही क्यों रोका जा रहा है? इसका सीधा सा कारण है ट्रंप की पार्टी का वैचारिक झुकाव, जो शुरू से ही इजराइल के प्रति रहा है। रिपब्लिकन को इजराइल के लिए ज़्यादा बेहतर और मुफीद माना जा रहा है, इसलिए भी ट्रंप किसी को सुनना और समझना नहीं चाहते। एक बात इस इस्तीफे से साफ हो गई कि अमेरिका के भीतर ईरान जंग को लेकर फूट पड़ चुकी है। दिन ब दिन इस जंग के ऊपर वहाँ सवाल उठते जा रहे हैं। इसके मायने और ज़रूरत पर बहस तेज होती जा रही है। आज जिस तरह से जो केंट का इस्तीफा आया है, वैसे ही और भी ट्रंप प्रशासन में इस्तीफे देखे जा सकते हैं। बस इंतज़ार करिए।
अमेरिका से जहां एक महत्वपूर्ण इस्तीफे की खबर आई, वहीं एक और खबर ईरान से आई। इजराइल के हवाई हमले में ईरान के प्रमुख नेता अली लारिजानी की हत्या हो गई। ईरान ने इसकी बाकायदा पुष्टि भी कर दी। ये ईरान में अब तक की दूसरी सबसे बड़ी हत्या है। और इन सब के बाद आप देख ही रहे हैं कि ईरान किस तरीके से बौखलाया हुआ है और ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय।